वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो की इस अंक में हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत इसमें निहित है 2022 यानी यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2022 की जीएस फर्स्ट में पूछे गए पुरस्कार, दिवस, इंडेक्स और स्पोर्ट्स संबंधित जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए थे उसको 2023 के हिसाब से अपडेटेड करते हुए इस प्रश्नों की व्याख्या यानी हर सहित विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। तो इस पार्ट 2 में देखते हैं, इसमें जो प्रश्न है वह 47 से शुरू होता है। इसमें 47 है, लता मंगेशकर के संबंध में लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला, इसमें लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थे। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। इसके सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें बी आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया था ये बी है। इसमें यानी एक तथा दो दोनों सही हैं, यानी ये दोनों ही कथन सही दिए गए हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। कुछ एडिशनल जानकारी देखें लता मंगेशकर जी के बारे में, तो 1969 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था। और 2001 में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इनको दिया गया था लता मंगेशकर जी को। और 2008 भारत की स्वतंत्रता के 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रसिद्ध पार्श्व गायिका जिनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है, यानी लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, तो यह प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का मुंबई में निधन हो गया, यानी 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया था। वह स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थे। और लता मंगेशकर का जो मूल नाम था वह हेमा मंगेशकर था। इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस गीत को फिल्म से हटा दिया गया था। साथ ही इनके बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी देखें तो ये 2001 में इनको महाराष्ट्र रत्न यानी प्रथम प्राप्तकर्ता भी हैं लता मंगेशकर जी। इसके साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत इनका रिकॉर्ड देखें तो लता मंगेशकर के नाम 61 वर्ष की उम्र में इस पुरस्कार को सबसे उम्रदराज विजेता होने का रिकॉर्ड था। उन्होंने हाल ही में फिल्म लेकिन के गानों के लिए श्रेणी में पुरस्कार मिला था। और इसमें एक एडिशनल जानकारी के रूप में देखें तो इसमें इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यानी 2023 के लिए जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया जाएगा, जो इनकी बहन थी आशा भोसले, उनको दिया जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किए गए पुरस्कारों में मंगलवार को मुंबई में हुए ऐलान में पुरस्कृत शख्स में मशहूर गजल गायक पंकज उदास और अभिनेत्री विद्या बालन के नाम भी शामिल हैं। बीते साल ये 6 अप्रैल नहीं बल्कि हमने देखा 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया था। लता मंगेशकर के निधन के बाद इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। और इस तरह का पहला जो पुरस्कार दिया गया था ये इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। और दूसरा अवार्ड जो है वो आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है आशा भोसले को दिया जाएगा। यह इस तरह का दूसरा पुरस्कार, पहला पुरस्कार जो मिला था वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। में जो दिया है वो बीते साल 6 अप्रैल को, यानी इनका जो निधन हुआ था 6 फरवरी 2022 को हुआ था। और जो ये पुरस्कार की स्थापना की गई थी वह जो है 2 महीने बाद यानी 6 अप्रैल 2022 को जो है 6 अप्रैल 2022 को यह पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इसमें पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था, दूसरा आशा भोसले को मिला था। इस प्रश्न को अपडेट करते हुए देखते हैं 2023 के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें जो है 2022 में जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ उसमें देखते हैं, तो इसमें पहले व्यक्ति को देखते हैं तो मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर पहले देखते हैं जिनका निधन हो गया था 2022 में। तो देखते हैं इसमें 1960 में मुलायम सिंह यादव ने पहली बार भारतीय राजनीति में कदम रखा। 1967 में मुलायम उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में पहली बार विधायक बने। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो मुलायम सिंह सुर्खियों में आए। इस दौरान उन्हें 19 महीने तक हिरासत में रखा गया। 1980 में लोकदल के अध्यक्ष रहे, जनता दल पार्टी के साथ काम किया। जब जनता दल का विभाजन हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी। 1989, 93 और 2003 में 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। और इसमें देखें तो सपा संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 22 नवंबर 1939 को हुआ था। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी के मुख्य अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत मुलायम 3 बार प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं। 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेधांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। और इसमें देखें तो यहाँ पर है यानी 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में जन्मी मुलायम ने करीब 6 दशक तक सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया। वे कई बार यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे। इसके अलावा उन्होंने संसद के सदस्य में 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा में हिस्सा लिया। मुलायम सिंह यादव 1967, 74, 77, 85, 89, 91, 93 और 96 में कुल 8 बार विधानसभा के सदस्य बने। इसके अलावा वो 1982 से 1985 तक यूपी विधानसभा के सदस्य भी रहे। इसके बाद यूपी के सीएम और रक्षा मंत्री का पद संभाला। इसमें देखते हैं मुलायम सिंह यादव ने 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। वे पहली बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991, दूसरी बार 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन कार्यकालों के अलावा उन्होंने 1996 में एच डी देवगौड़ा की संयुक्त गठबंधन वाली सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। मुलायम सिंह यादव को उन नेताओं माना जाता था जो यूपी और देश की राजनीति का नब्ज समझते थे और सभी दलों के लिए सम्मानित भी थे। और देखें तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को 83 वर्ष, इसमें इंपॉर्टेंट है कि 83 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। नेताजी के नाम से विख्यात श्री मुलायम सिंह यादव अपने 6 दशक के लंबे राजनीतिक कैरियर में 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए तथा 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
श्री मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की था। इसके वह संस्थापक अध्यक्ष थे। 1996-98 के दौरान केंद्र में एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे थे। वो 3 बार 1989 से 91, 93 से 95, 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और इसमें पुरस्कार संबंधी देखें तो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी संस्थापक दिवंगत राजनेता मुलायम सिंह यादव को बुधवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण, यह देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। मुलायम सिंह के बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया। इसमें महत्वपूर्ण हस्तियों को देखें तो इन महत्वपूर्ण हस्तियों को भी सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कारों से। तो इसमें देखें जो है चिकित्सक दिलीप महालनाबिस, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया। इसके बाद दूसरा इसमें महत्वपूर्ण देखें तो लेखक सुधा मूर्ति, इनको पद्म भूषण दिया गया। इसके बाद तीसरे भौतिकी वैज्ञानिक दीपक धर को पद्म भूषण दिया गया। इसके बाद रविनाथ टंडन को पद्मश्री दिया गया। इसके बाद आनंद कुमार सुपर 30 पद्मश्री मिला और संगीतकार एम कीरावानी को पद्मश्री मिला। ये वही एम कीरावानी हैं जो कि RRR मूवी के लिए नाटू नाटू गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड इस साल मिला है, तो इनको पद्मश्री मिला है। इसके बाद कुमी नरीमन वाडिया को भी पद्मश्री मिला है। ये कुछ 7 महत्वपूर्ण जो है हस्तियां रही जिनको इस साल पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो संक्षिप्त चर्चा जो है पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में कर लेते हैं। तो इस बार जो है कुल मिलाकर के 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें से 6 जो है इसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 जो है पद्म भूषण है और 91 जो है वो पद्मश्री हैं। और इन विजेताओं में जो दिया गया उसमें 19 महिलाएं हैं। इसके अलावा 2 विदेशी और प्रवासी भारतीय मूल के श्रेणी के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसमें 7 लोगों को जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं जो पद्म भूषण है, यानी देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। पद्म विभूषण यह है, यहाँ मिसप्रिंट कर दिया गया लिखने में, एक पद्म विभूषण है। तो इसमें जो है 6 लोगों को दिया गया है। तो इसमें देखें तो 3 जो है इन 6 लोगों में जो 3 है मरणोपरांत मिला है। तो इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें श्री बालकृष्ण जोशी को मरणोपरांत मिला है। इसके बाद श्री दिलीप महालनोबिस को भी मरणोपरांत मिला है और श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी मरणोपरांत मिला है। इन 3 लोगों को जो है मरणोपरांत मिला है। इसके बाद इसमें 3 लोग जो है उसमें श्री जाकिर हुसैन जी, श्री S कृष्णा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको भी मिला है। इसके बाद श्री श्रीनिवास वर्धन, इनको भी पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें नोटेड पॉइंट में देखें तो इसमें 2 लोग जो है सार्वजनिक मामलों से संबंधित व्यक्ति हैं और राज्य के आधार पर देखें तो सभी जो अलग अलग राज्यों से इसमें संबंधित हैं। विशेष चर्चा हम लता मंगेशकर जी के बारे में कर रहे हैं, जिनको जो है हमने देखा कि 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो इसमें इसी साथ चर्चा कर लेते हैं कि 2022 का जो 68वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वह बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। महत्वपूर्ण फिल्मों के बारे में देखें तो आन मिलो सजना और कटी पतंग जैसी ऐतिहासिक फिल्में रही हैं। इसमें भारत रत्न के बारे में चर्चा कर लें तो जो लेटेस्ट इसमें भारत रत्न दिया गया था वो 2019 में दिया गया था, जिसमें 3 व्यक्तियों को, जिसमें उस दौरान प्रणब मुखर्जी यानी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी को मिला था, भूपेन हजारिका जी को मिला था और नानाजी देशमुख जी को मिला था। और जो प्रणब मुखर्जी थे वो उस दौरान जीवित थे, लेकिन 2 व्यक्ति भूपेन हजारिका और नानाजी को मरणोपरांत दिया गया था। और इसमें जो आखिरी व्यक्ति यदि करें तो 48वां जो लेटेस्ट भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था वो नानाजी देशमुख जी को दिया गया था। ये 48वें नंबर पर है। यानी कुल मिलाकर भारत में अब तक 48 लोगों को जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और जो 48वें व्यक्ति हैं वो नानाजी देशमुख हैं, जिनको यह मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। कुछ एडिशनल जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी देख लें तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं वह 3 बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पद है सुशोभित किए उसमें 3 बार बनने वालों में चंद्रभान गुप्ता जी हैं, ND तिवारी जी हैं और मुलायम सिंह यादव जी हैं। और 4 बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है वह सुश्री मायावती जी को मिला है। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यानी क्रम के हिसाब से देखें, कार्यकाल के हिसाब से देखें तो वह उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह 33वें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका कार्यकाल जो है यानी दूसरा कार्यकाल जो 25 मार्च 2022 से शुरू हुआ है। और व्यक्ति के अनुसार देखें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं। और इसमें एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखें तो जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, 1992 में किया गया, तो उस दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो कल्याण सिंह थे। लेकिन जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया तो उस दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में देख लेते हैं जो कि 2022-23 में जिनका निधन हुआ है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा या इस एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, जो 23 में एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, और PCS एग्जाम जो नेक्स्ट मई में होने वाला है उसमें इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें देखते हैं। तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों में जिनका निधन हुआ था 2022-23 में, उसमें सतीश कौशिक जी, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को 66 वर्ष की अवस्था में हृदयाघात से निधन हो गया। NDC के छात्र सतीश ने मिस्टर इंडिया, गार्ड टू सी ग्रेट हो, हम किसी से कम नहीं, मासूम जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में सहायक चरित्र की भूमिका निभाई।
अगला इसमें देखें तो के विश्वनाथ हैं, दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता निर्देशक के विश्वनाथ का 92 की अवस्था में 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया। इन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषा में 50 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। उन्हें सिने जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो नीलमणि फूकन है, असमी भाषा के लिए साहित्य अकादमी और प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलमणि फूकन का हाल ही में 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं देखें तो सूर्य, हिन्नुनामी, आहेई, नोदी और गुलाबी जामुन है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो नीलमणि फूकन हैं, नीलमणि फूकन जो हैं, इनको जो है 2021 का 56वां यानी 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और जबकि 2022 का 57वां यानी 2022 का 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं तो यह बीमारी, एक बीमारी से इनकी मौत हुई। वो बीमारी है एमाइलाइडोसिस नामक बीमारी से पीड़ित थे। वो एक दुर्लभ रोग है। यह शरीर के विभिन्न उत्पन्न प्रोटीन के रूपों में असामान्य जमाव के कारण बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखें तो निधन संबंधित नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टिकोण से हैं, तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो अब अब्देल फतह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह को 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनाया गया था। पहली बार इस समारोह में अरब गणराज्य का कोई राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें तो वेकी रामकृष्णन जो है यानी वी रामकृष्णन जो है भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेकी रामकृष्ण को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे दिया गया, तो वेकी रामकृष्ण को दिया गया, जो भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इस टॉपिक समेत अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें है 50 नंबर। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो इसका आंसर बी है, यानी साजन प्रकाश ने। इसको विस्तार से देखते हैं तो इसमें डेनिश ओपन तैराकी साजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण, वेदांत माधवन ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। इसको और विस्तार से देखते हैं तो भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण, और वेदांत माधवन ने पुरुषों की 1500 यानी 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस साल अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्पर्धा करते हुए प्रकाश ने पिछली रात पोडियम पर खड़े होने के लिए घड़ी को यानी 1.59.27 पर रोका। इससे पहले केरल के तैराक ने ए फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए हिट में इतना का समय निकाला। हालांकि शुक्रवार को ये सब जानकारी इसमें दी गई है। तो जब प्रकाश ओलंपियन ए मानक समय का उल्लंघन करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे, तो इसमें कुल मिलाकर यही है कि 200 मीटर की जो बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट था उसमें भारत के साजन प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता, और वेदांत माधवन ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। वही वेदांत माधवन है जो एक्टर यानी जो माधवन है उनके बेटे वेदांत माधवन है। इसमें देखें तो अभिनेता आर माधवन के बेटे यानी जिन्हें वेदांत माधवन बता रहे थे, आर माधवन के बेटे 16 वर्षीय वेदांत माधवन 10 तैराक फाइनल में इतना सेकंड के दूसरे स्थान पर है। उन्होंने मार्च 2021 में लातविया ओपन में कांस्य पदक जीता था। पिछले साल जूनियर नेशनल क्वाटिक चैंपियनशिप में भी प्रभावित किया था, जिसमें 7 पदक, 4 रजत और 3 कांस्य जीते थे। कुछ अपडेट करते हुए चलते हैं राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत। तो 6 अक्टूबर 2022 को साजन प्रकाश ने बुधवार गुजरात में राष्ट्रीय खेलों में 2022 में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में एक नए मीटर रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद देखें खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, जिसका आयोजन जो मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ। इसमें स्विमिंग इवेंट में 7 से 11 फरवरी तक हुए। स्विमिंग में महाराष्ट्र और कर्नाटक का जबरदस्त देवता देखने को मिला। महाराष्ट्र ने 16 स्वर्ण, 5 रजत और कांस्य पदक सहित यानी स्विमिंग में कुल 28 पदक जीते। वहीं कर्नाटक 6 स्वर्ण, 15 और 10 कांस्य के साथ कुल 21 पदक जीते। मेजबान मध्य प्रदेश ने स्विमिंग में 1 स्वर्ण पदक जीता था। थोड़ी जानकारी देखते हैं 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में, और जो कि हिंदुस्तान का दिल धड़का दो नारे के साथ जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जिसकी मेजबानी मध्य प्रदेश ने की, और 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। 13 दिन तक चले आयोजन में 27 खेल शामिल थे, और इसमें मध्य प्रदेश के 9 शहर शामिल किए गए थे, और 6000 से खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए। तो इसको देखते हैं। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, सारी जानकारी दे चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें जोड़े गए 2 नए गेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में जोड़े गए 2 नए गेम क्या है, कयाकिंग व कैनोइंग हैं। इसके बाद देखें तो इसमें जो पदक तालिका है, सॉरी इसको पुनः देखते हैं। तो इसमें जो है 5वें खेलों में इंडिया यूथ गेम यानी 5वां जो खेल इंडिया यूथ गेम था, इसमें 2 नए खेल जोड़े गए। इसमें कयाकिंग व कैनोइंग थे, और इसमें जो है यानी इसको देखते हैं तो जो पदक तालिका है इसमें पहले स्थान जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर रहा, जिसको कुल मिलाकर 161 पदक मिले, जिसमें 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य। दूसरा हरियाणा, और तीसरा स्थान जो इंपॉर्टेंट है कि यह जो होस्टिंग स्टेट यानी जो मेजबानी कर रहा था राज्य मध्य प्रदेश को मिला है। इसमें 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ 96 पदक जीत करके तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया, और टॉप 5 में अपना उत्तर प्रदेश नहीं है।
और इसमें देखें तो खेलों में नई युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहले खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली की मेजबानी में जनवरी फरवरी 2018 में शुरू किए गए थे। पहला जो ये 5वां था और पहला जो हुआ था वो 2018 में किया गया था। और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 देखें, देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच में किया गया था। 7 वर्षों के अंतराल के पश्चात राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। इसमें पूर्व 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में आयोजित किए गए थे। ये पहला ही अवसर था जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ था। इन खेलों का शुभंकर सावज था और अर्थात एशियाई सेठ था, जबकि खेलों का गीत जुड़ेगा इंडिया था। और इसमें देखें इन खेलों में सर्वाधिक 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक सहित कुल 128 पदक जीतकर सेना ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद दूसरे स्थान पर देखें तो महाराष्ट्र रहा और तीसरे स्थान पर जो हरियाणा रहा। यही पदक तालिका दी गई है। इसमें पहले स्थान पर सेना, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर कर्नाटक, 5वें पर जो है तमिलनाडु है। देखें तो आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में प्रस्तावित है। यानी 37वां जो आगामी होगा, नेक्स्ट जो होगा वह गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस टॉपिक समेत अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 66 नंबर है। यह है जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? इसका आंसर बी है हांगकांग। इसकी विस्तृत व्याख्या समझते हैं। इसमें देखें थी द वर्ल्ड्स टॉप बिजनेस सिटीज इन 2022। तो इसमें देखते हैं सिटीज रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स एज जनवरी 2022। इसमें फर्स्ट पोजीशन जो दिखाया गया वो हांगकांग का है, दूसरा लंदन का है, तीसरा पेरिस का है, चौथा फ्रैंकफर्ट का है, पांचवा एम्स्टर्डम का है, इसके बाद नेक्स्ट टोक्यो, सिंगापुर, फिर ओस्लो है। में कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में ऐड करें तो सुपर सिटीज बिजनेस लाइव थोलेंस इंडेक्स में भारत विश्व स्तर पर शीर्ष पर है। इस बीच देश नवाचार, डिजिटल विविधता, इक्विटी, समावेश यानी DEI और स्थिरता में खराब प्रदर्शन करता है। इसमें देखें 3 फरवरी को जारी थोलोन्स ग्लोबल बिजनेस इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स यानी TBIS 2023 के अनुसार 10 अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भारत 3 मामलों यानी सुपर सिटीज बिजनेस और लाइफ में दूसरे स्थान पर आया है। इसको और विस्तार से देखें तो इंडेक्स के 10 भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की गई। इसमें US, भारत, कनाडा, UK, जर्मनी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, डेनमार्क बिजनेस लाइफ इनोवेशन डिजिटल में उनकी स्थिति के आधार पर बिजनेस और टेक लीडरशिप को गति देने में अग्रणी रूप में DEI सस्टेनेबिलिटी और सुपर सिटीज। भारत ने सुपर सिटीज के मामले में 10 में 10 अंक प्राप्त किया, बिजनेस के लिए 9.67 और लाइफ के लिए 9.34 अंक हासिल किए। इन क्षेत्रों में अमेरिका और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। जबकि अमेरिका, कनाडा, UK और जर्मनी ने इनोवेशन, डिजिटल, DEI और सस्टेनेबिलिटी में उच्च अंक हासिल किए, जबकि भारत ने इन क्षेत्रों में क्रमशः 6.19, 5.32 और 2.50 पर खराब प्रदर्शन किया। यह दर्शाता है कि सूचकांक के अनुसार देश को एक पूर्ण वैश्विक नेता बनने के मामले एक लंबा रास्ता तय करना है। इस टॉपिक में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? तो इसका आंसर सी है सामिया सुलूहू हसन। जैसा कि हम जानते हैं कि तंजानिया जो है एक अफ्रीकी राष्ट्र है जिसकी राजधानी डोमोमा है और इसकी मुद्रा जो है वो शिलिंग है। इस प्रश्न को करंट से अपडेट करें तो इसमें है मैनुएला रोका बोटे। ये जो है 1 फरवरी 2023 को मैनुएला रोका बोटे को इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। गिनी एक मध्य अफ्रीकी देश है, यानी यह भी एक अफ्रीकी देश है और इससे पहले भी हमने देखा तंजानिया भी जो एक अफ्रीकी देश था। तो इसमें जो है यह यानी इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, मैनुएला रोका बोटे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देखें तो इसमें अब्दुल समद दस्ती, इनको जो है काला सागर अनाज पहल के लिए UN समन्वयक नियुक्त किया गया। इसको जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने नियुक्त किया है। कुवैत के सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल हैं। इसके बाद एन्ना राशु करुसेनन को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक बंदरगाह मंच इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स यानी IAPH ने भारत में अपना नेटवर्क विकसित करने के एनआरएस को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। एन्ना राशु एक मैकेनिकल इंजीनियर जिनके पास समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र में 33 वर्ष अधिक का कार्य करने का अनुभव है। इसके बाद अनुराग शर्मा देखते हैं तो कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संस्कृति सम्मेलन भारत के अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संस्कृति संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया। अनुराग शर्मा उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर संस्कृति क्षेत्र से भाजपा सांसद है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला देखें, इसमें देखें तो अजय बग्गा हैं जिनको 23 फरवरी 2023 को मास्टर कार्ड के CEO यानी अजय बग्गा जो है मास्टर कार्ड के CEO अजय बग्गा को विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया। वे जून 2023 में डेविस मलपास की जगह लेंगे, यानी विश्व बैंक के जो अध्यक्ष वर्तमान में डेविस मलपास हैं तो इनकी जगह जो लेंगे वो अजय बग्गा लेंगे। भारतीय मूल के अजय बग्गा वर्तमान में इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिस में वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत है। बग्गा विश्व बैंक के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। इसमें देखें तो DY चंद्रचूड़ जी, इसकी चर्चा कई बार अपने वीडियो में हम कर चुके हैं। यहाँ पर संक्षिप्त में देखते हैं तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस उमेश ललित यानी UU ललित का स्थान लिया है। इस पद पर उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। जस्टिस DY के पिता Y भी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक समय तक 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 2025 तक मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो जब पिता के बाद बेटा भी CJI के पद पर पहुंचा है।
इस टॉपिक से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 75 है। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम दिया गया है। तो इसका आंसर सी है, यानी CUET। इसका आंसर है CUET, यानी कॉमन, यानी सी जो है इसको हम देखें पुनः CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, इसके बारे में विस्तार से देखें तो 2022 में पहली बार देश के 91 शिक्षा संस्थाओं ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 500 से अधिक शहरों में CUET यानी इसको वर्ड ही पूछा था क्या है, तो CUET रखा गया। यह मेगा एग्जाम देश का दूसरा सबसे बड़ा एंट्रेंस बना। इसमें करीब 15 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया। इस साल करीब 200 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट CU का हिस्सा, यानी इसमें जो यूनिवर्सिटी है वह 200 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इसमें हैं जिसमें CUET रखा गया है। अब तक करीब 17 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यूपी, फिर दिल्ली और बिहार से हैं। CUET देश भर 21 मई से शुरू हो रहे हैं। यानी CUET जो यह है इसमें करीब जो है 200 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हैं और 2022 में यह पहली बार इसका जो आयोजन किया गया था। और ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है यह जो है CUET है। तो हम कह सकते हैं संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा भी CUET है और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा भी CUET है। और इसमें देखें तो शिक्षा मंत्रालय यानी MOE भारत सरकार GOI ने कुशल, पारदर्शी और संचालन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वतंत्र, स्वायत्त, आत्मनिर्भर प्रमुख परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की स्थापना की। प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को योग्यता का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक परीक्षण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTU 2022 के पोस्ट ग्रेजुएट PG कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET आयोजित करने का काम सौंपा गया। भाग लेने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए